फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका जीके फॉर कंपटीशन में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका नाम है यूनियन बजट 2022 और 23। इसमें हम कवर करेंगे, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं पूछने के, बहुत ही शॉर्ट टाइम में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ज़्यादा देर टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा जो है वो बेस डिटेल, जो यूनियन बजट की जो बेस डिटेल्स हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो कभी कभी है ना आ जाते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो बजट पेश किया गया था 2022 और 23 का, वो किसके द्वारा पेश किया गया था? वो पेश किया गया था निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण कौन है ये भी पता होना चाहिए। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की। ठीक है, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, तो ये आता है कि नंबर ऑफ टाइम्स ही प्रेजेंटेड द बजट। निर्मला सीतारमण ने कितनी बार बजट को पेश किया है? ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी कि निर्मला सीतारमण ने कितनी बार बजट को पेश किया है। तो वो है 4 बार। टोटल 4 बार अभी तक उन्होंने बजट को पेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस बजट में जो जीडीपी यानी ग्रोथ डेवलपमेंट जो अनुमान है हमारा जीडीपी का, वो कितना है? ये है हमारा 9.2। ये कितना है हमारा? 9.2। 9.2% रखा गया है इस बार इसको। जो अनुमानित ग्रोथ रेट है वो 9.2% रखा गया है। 9.2%। ठीक है, उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो बजट पेश किया गया है वो कितना पैरामीटर के ऊपर पेश किया गया है। मतलब कि इसमें कितने फैक्टर्स, इसमें कितने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कितने भाग में डिवाइड करके ये इसको पेश किया गया है। तो ये 4 के ऊपर पेश किया गया है। इसमें टोटल 4 हमारे पैरामीटर थे। टोटल हमारे 4 पैरामीटर थे। 4 पैरामीटर के ऊपर, वो 4 पैरामीटर कौन कौन से थे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने इसमें फैक्टर कितने थे या कितने पैरामीटर के ऊपर ये पेश किया गया था। वो टोटल 4 थे। तो ये क्लियर हमारा नंबर ऑफ टाइम्स सी प्रेजेंटेड बजट 4 बार, और जो जीडीपी रेट अनुमानित रेट है इस बार 2022-23 का वो 9.2% है, ये भी क्लियर है। और नंबर ऑफ टाइम्स सी प्रेजेंटेड बजट 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है एजुकेशन। इस बजट में एजुकेशन क्षेत्र में क्या खास है जो इस बजट में एजुकेशन क्षेत्र के इम्प्रूवमेंट के लिए? क्योंकि एग्ज़ाम के मोस्ट ऑफ टाइम एग्ज़ाम में एजुकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन से रिलेटेड कि कितने हम अवेयर हैं कि नहीं है। तो इस बार जो बजट है उसमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। पहला जो इन्होंने स्कीम को लॉन्च किया है वो है 1 क्लास। अभी अनाउंस किया है, लॉन्च ये होगी जब भी होगी। जो सबसे पहले जो 1 क्लास 1 टीवी चैनल, इन्होंने क्या किया है कि एक स्कीम लॉन्च की है 1 क्लास 1 टीवी चैनल। इसमें क्या थे, पहले केवल 12 चैनल वर्किंग में थे। ठीक है, अभी कोविड की वजह से बीच के 2 साल का 2 ईयर का जो गैप है, 2 ईयर का जो गैप है उसकी वजह से जो बच्चों को नुकसान हुआ है, उसको नुकसान की भरपाई करने के लिए, उस नुकसान को पूरा करने के लिए इन्होंने 12 चैनल से इनको 200 चैनल करने की अनाउंसमेंट की है। ये क्या होंगे?
हर स्टेट का अलग अलग होगा और रीजन लैंग्वेज में होगा। जो भी स्टेट होगा उसके उसी स्टेट की लैंग्वेज में उपलब्ध होंगे ये, ठीक है। तो पहली स्कीम इसमें थी 1 क्लास 1 टीवी चैनल। इसमें हमारे 12 चैनल वर्किंग में थे पहले, उनको 12 से बढ़ा के अभी 200 चैनल कर दिया गया है, ठीक है। सेकंड क्या किया इसमें कि 750 वर्चुअल लैब, 750 न्यू वर्चुअल लैब को इन्होंने ओपन करने के लिए बोला है। 750 न्यू वर्चुअल लैब जो कि होंगी मैथ एंड साइंस के लिए। 750 वर्चुअल लैब होंगी जो कि किसके लिए होंगी, मैथ और साइंस के लिए। ये जो लैब्स हैं वो नई लैब खुलेंगी, 750 न्यू वर्चुअल लैब्स खुलेंगी जिसमें मैथ और साइंस की लैब्स के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 75 ई लैब्स होंगे, ठीक है। 75 इलेक्ट्रॉनिक लैब्स होंगी। ये 75 वर्चुअल लैब मैथ एंड साइंस की, ये 75 इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स होंगी। नेक्स्ट जो है हमारा ये है डिजिटल यूनिवर्सिटी। इसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी में क्या बोला गया है कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी होंगी, जो टॉप 100 डिजिटल यूनिवर्सिटी होंगी, उनके द्वारा जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हैं, वो उन यूनिवर्सिटियों में से टॉप 100 को सिलेक्ट किया जाएगा। वो यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन बच्चों को स्टडी कराएंगे सप्लीमेंट्री एजुकेशन के तौर पे, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को। उसमें डिजिटल ही टीचर होंगे, उसमें क्या होंगे, टीचर भी डिजिटल ही होंगे, ठीक है। और ये जो लैब हैं, जो हमारी 75 लैब हैं, ये किस के लिए, ई इलेक्ट्रॉनिक लैब किस लिए बनेंगी, ये क्या स्किल्स को डेवलप करने के लिए स्पेशलाइज्ड होंगी, स्किल्स करने के लिए। क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है मोदी उसमें, तो स्किलिंग के लिए, स्किल्स के लिए, इसमें स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। स्किल्स को कैसे अपडेट करें, रीस्किल्स कैसे करें, अप स्किल्स कैसे करें स्टूडेंट्स को या वर्कर्स को, कोई किसी भी को, इंडिविजुअल्स को। तो ये जो 75 ई इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, ये स्पेशली स्किल्स फुलफ़िल करने के लिए है। वो किसी भी प्रकार की स्किल्स होती है, कोई सिलाई के क्षेत्र में हो सकती है, कोई स्मॉल बिजनेस के क्षेत्र में हो सकती है, कंप्यूटर के क्षेत्र में हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। तो एजुकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही लगभग है। सबसे पहला 1 क्लास 1 टीवी चैनल, जिसमें 12 चैनल से लेके 200 चैनल तक कर दिया गया है इसको। 750 वर्चुअल लैब्स ओपन करी जा रही है, 75 इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ओपन की जाएंगी। डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू सप्लीमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ कितनी होंगी, मतलब कितनी यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट किया जाएगा, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें डिजिटल टीचर ही वर्क करेंगे, ठीक है। ठीक है, एजुकेशन का आपका इतना ही है, एजुकेशन में ज़्यादा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है 4-5, एक ये स्कीम इम्पोर्टेंट है, कितने लैब्स को हमने ओपन कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ओपन की जा रही है, डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ में कितने यूनिवर्सिटी को रखा जाएगा, डिजिटल टीचर्स कौन से लैब्स में पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स में पढ़ाएंगे कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएंगे, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसमें हेल्थ आ गया। आप सभी को पता है कि जब से कोविड आया तब से मेंटल हेल्थ के ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि लोग अंदर ही अंदर रह गए, दे आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन। और न्यूरो साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे इसमें। तो सबसे पहली जो स्कीम है वो है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोग्राम है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये क्या करेगा,
ये क्वालिटी ऑफ हेल्थ को ऑब्जर्व करेंगे, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ को देखेंगे, काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल्स की काउंसलिंग करेंगे, इंडिविजुअल्स की काउंसलिंग, इंडिविजुअल्स की काउंसलिंग करेंगे। अगर आपको कुछ भी काउंसलिंग करना है अपने डिसीजंस को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, मेंटली अगर आपको कुछ भी काउंसलिंग करना है तो एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसके थ्रू आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी बैठे हुए, कहीं से भी, अभी जस्ट अनाउंस किया गया लेकिन इसका बाद में कोई नंबर भी जारी कर दिया जाएगा, तो आप उस नंबर पे कॉल करके अपना काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये है जिसमें क्वालिटी ऑफ हेल्थ के ऊपर काम किया जाएगा। एक नेक्स्ट है, ये जो नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो किसके अंडर में चलाया जाएगा, वो नीमहंस के अंडर में चलाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीमहंस। इसका सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए नीमहंस का। नीमहंस के अंडर में चलाया जाएगा, ये है नीमहंस के अंडर में, ये वाला जो प्रोग्राम है आपका, ये नीमहंस के अंडर में चलेगा। नीमहंस की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ठीक है। जो नीमहंस की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, नेशनल, इसी के अंडर में ये जो प्रोग्राम है हमारा वो चलेगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इन्होंने एजुकेशन में क्या किया है, और इसको एक चीज़ और बता दें, इसको जो नीमहंस है इसको स्पोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट कौन करेगा, टेक्निकल सपोर्ट करेगा आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी बेंगलोर इसको सपोर्ट करेगा। ये चीज़ भी याद रखना कि आईआईटी बेंगलोर इसको सपोर्ट करेगा, टेक्निकली इसको सपोर्ट करेगा आईआईटी बेंगलोर। नेक्स्ट हमारा है सक्षम आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी। वोमेंस एंड चिल्ड्रन को एम्पावर करने के लिए, वोमेंस एंड चिल्ड्रन को एम्पावर करने के लिए, छोटे बच्चे को और वोमेंस को, ठीक है, एम्पावर करने के लिए क्या किया जाएगा, एक सक्षम आंगनवाड़ी योजना को लेके आए हैं, सक्षम आंगनवाड़ी। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 2 लाख आंगनवाड़ी को अपडेट किया जाएगा सक्षम आंगनवाड़ीज़ में, सक्षम आंगनवाड़ीज़ में। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो पिछड़े तबके के लोग होते हैं या फिर गरीब लोग होते हैं, उनको क्या है कि एक क्वालिटी ऑफ हेल्थ देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कई बच्चे होते हैं न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, कैल्शियम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनको बोनी डिफेक्ट हो जाते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हो जाता है, मेंटली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ब्रेन ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि एक प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट उस एज में उस बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो वोमेन को भी, जब वोमेन गर्भ धारण करती है यानी प्रेगनेंसी में होती है, तो उसको एक जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट का नहीं मिल पाता है या फिर उसको इतना आइडिया नहीं होता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अपडेट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, जो आंगनवाड़ी है, 2 लाख आंगनवाड़ी है, उनको अपडेट करने के लिए बोला गया है सक्षम आंगनवाड़ीज़ में, ठीक है, जिससे कि हमारा हेल्थ को बेनिफिट हो। तीसरी चीज़, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन को लागू किया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए जो इस बार का जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 37,800 करोड़ रुपये, 37,800 करोड़ रुपये रखा गया है
नेशनल हेल्थ मिशन के लिए, जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी हमारी। जो टोटल बजट रखा गया नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 37800 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक है, ये हेल्थ से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये वाला जो नीम हंस है, इसका फुल फॉर्म ज़रूर पूछ लिया जाता है। सक्षम आंगनवाड़ी, कितने आंगनवाड़ी को अपडेट किया गया है, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या करने जा रहे हैं, किसके लिए, किस चीज़ के लिए बनाया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन के लिए कितने करोड़ का बजट रखा गया है, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन आते हैं, मोस्ट कभी भी पूछ लिया जाता है जो बजट से रिलेटेड, इसमें जो हमने जो इम्पोर्टेंट जो एब्रीवेशन है उनको हम बाहर लेके आए, ताकि जो भी एग्ज़ाम में कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को अंत तक ज़रूर देखना है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। अब ये नहीं कि हम 3 घंटे के लिए बैठ गए, तो 3 घंटे आप 1 घंटा पढ़ा, फिर अगले घंटे में पिछले घंटे वाला याद नहीं। सिर्फ 10 से 15 मिनट में बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ हमें यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकाना है। ठीक है, तो अभी जो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो एब्रीविएशन है वो है DRAAS। ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। DR यानी ड्रोन। जो कोविड के टाइम में सबसे पहले ड्रोन की हेल्प से किसने, एक तेलंगाना स्टेट था, तेलंगाना स्टेट, जिसने कोविड के टाइम में मेडिसिन की सर्विस देने के लिए अपने आसपास के एरिया में, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता था या फिर इंडिविजुअल्स को जाना बहुत कठिन था वहाँ पे सप्लाई करना, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ड्रोन सर्विस चालू की थी मेडिसिन्स को लोगों तक पहुँचाने के लिए। तेलंगाना सबसे पहला स्टेट है जिसने ड्रोन की हेल्प से सर्विसेज को स्टार्ट किया था। तो इसका जो DR का मतलब हो गया ड्रोन, AS का मतलब होता है ड्रोन एज अ सर्विस, ड्रोन एज अ सर्विस। ड्रोन एज ए सर्विस। तो इसका पहला स्टेट किसने था, कौन सा था, तेलंगाना। तेलंगाना से पहली बार सर्विस स्टार्ट की गई थी ड्रोन के जरिए। तो DR.AAS की फुल फॉर्म है ड्रोन एज अ सर्विस। ड्रोन को हमने एज अ सर्विस के माध्यम से यूज किया गया था, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का अंदर जाना अलाउड नहीं, आप जा ही नहीं सकता था, वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको जाने के लिए, तो इसलिए हमने ड्रोन की हेल्प से वहाँ पे मेडिसिन पहुँचाने का काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एब्रीविएशन है वो है रैम्प। ये वो एब्रीविएशंस हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैम्प। रैम्प क्या है, रैम्प है रेजिंग, एक मिनट में ये क्लियर कर देता हूँ, डाउट ना हो। रैम्प जो आपका रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, रैम्प को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रैम्प ये किस लिए लाया गया, रैम्प एक जो है ये एक स्कीम भी है, रैम्प रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आपने देख लिया, इसका फुल फॉर्म रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग है ये MSE परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये जो है वो किसके लिए है, ये है जो हमारे MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इसका MSME का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो छोटे लघु उद्योग हैं, छोटे जो लघु उद्योग हैं जिनको
कोविड की वजह से, जिनको कोविड की वजह से नुकसान हुआ था, जिनको घाटा हुआ था नुकसान की वजह से, कुछ ऐसे जो उद्योग है, जो छोटे उद्योग थे जो बंद हो गए हैं कोविड की वजह से, उन सब को रीस्टार्ट करने के लिए, उन सब को क्या किया ना, रीस्टार्ट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है रैम्प, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, MSME परफॉर्मेंस, यानी जो कोविड के अंतराल में जिनको नुकसान घाटा, जो उद्योग बंद हो गए थे, जो बिजनेस बंद हो गए थे, छोटे उद्योग, उनको अपग्रेड करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, या फिर उनको एक सहारा, एक इनको हेल्प देने के लिए एक तरीके से ये वाली जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है CGTMSE, CGTMSE। ये भी जो हमारी है, ये भी MSME की हेल्प करने के लिए ही बनाई गया है। ये स्कीम भी जो है MSME की ही हेल्प करने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है, उसमें तो क्या था कि उनको एक स्कीम के थ्रू है ना अपग्रेड करना है, लेकिन अपग्रेड करेंगे कैसे, अपग्रेड कैसे करेंगे, उनको कैसे हेल्प कैसे करेंगे, तो उनकी हेल्प करने के लिए क्या किया गया, एक स्कीम लाई गई CGTMSE। इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करेगी, इन्होंने क्या किया है, इन फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री ने क्या किया है कि भाई इन उद्योग की सहायता करने के लिए बैंक को हम गारंटी देते हैं कि आप इनको पैसा दीजिए, अगर उसका पैसा अगर नहीं वो बिजनेस से दे पाते हैं तो उसकी गारंटी हम लेते हैं। तो ये एक गारंटीड क्रेडिट गारंटी स्कीम है जिसके थ्रू MSC जो एंटरप्राइजेज है उनको हेल्प की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फुल फॉर्म इनकी ज़रूर लिख लेना, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका देश टेक ई पोर्टल, देश टेक ई पोर्टल। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया है, ये आपका एक डिजिटल इकोसिस्टम है। ये क्या है, डिजिटल इकोसिस्टम है। डिजिटल इकोसिस्टम है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो अक्सर क्वेश्चंस में, अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, यह डिजिटल इकोसिस्टम किस लिए बनाया गया है, जो डिजिटल इकोसिस्टम, ये जो देश टेक ई पोर्टल किस लिए लाया गया है, ये लाया गया है स्किल को अपग्रेड करने के लिए, इंडिविजुअल्स में स्किल्स बढ़ाने के लिए, रीस्किल करने के लिए, अपस्किल करने के लिए। आत्मनिर्भर भारत के तहत एक स्टेक ई पोर्टल लाया गया जिसमें डिजिटल इकोसिस्टम के थ्रू इंडिविजुअल्स को स्किल्स दी जाएंगी, रीस्किल्स किया जाएगा, अपस्किल्स किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए एक इम्पोर्टेंट पोर्टल है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है MSME, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा DPR का क्या फुल फॉर्म है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कभी कभी कहते हैं ना कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दीजिए हमें, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। DPR की फुल फॉर्म में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है, कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च करने का होता है, तो उससे पहले हम बोलते हैं कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए इसकी, तो ये इसका मतलब है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है NIP। NIP की फुल फॉर्म होती है हमारी नेशनल, DPR कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट हमारा NIP का हमारा फुल फॉर्म है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। नेक्स्ट है PLI। NIP के थ्रू हमारे जो जितने भी सीवर रोड, जितने भी ये जो काम होते हैं हमारे, वो NIP के थ्रू होते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, हाउसिंग के काम होते हैं, फिर रोड, सीवरेज, जितना भी काम होता है वो NIP के अंडर में होता है, ठीक है, NIP के अंडर में। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है हमारा, वो है PLI। प्रोडक्शन लिंक स्कीम, प्रोडक्शन लिंक स्कीम, ये है प्रोडक्शन लिंक स्कीम, प्रोडक्शन लिंक स्कीम, ठीक है। इसमें कितने सेक्टर हैं? 14 सेक्टर काम करते हैं इसमें, 14 सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अंडर में 60 लाख न्यू जॉब का प्लान किया गया है, आत्मनिर्भर भारत के अंडर में रखा गया है इसको, ठीक है। 14 सेक्टर इसमें काम करते हैं। अगर पूछता है कोई भी कि PLI के अंडर कितने सेक्टर्स आते हैं, तो उसमें आते हैं 14 सेक्टर, ठीक है। इसमें कितने आते हैं? 14 सेक्टर आते हैं, जो कि किसके अंडर आता है? आत्मनिर्भर भारत के अंडर में, आत्मनिर्भर भारत के अंडर में, ठीक है। और 14 सेक्टर इसमें क्या है हमारा, इसमें हमें जो 14 सेक्टर हैं, इस बार अनाउंसमेंट किया गया कि इसमें हम 60 लाख न्यू जॉब के लिए प्रावधान किया गया है। तो यहीं पे हमारा सेशन एंड होता है। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें न्यू शॉर्ट वीडियो के लिए। बिल्कुल शॉर्ट टाइम है, इन्फॉर्मेटिव, ओनली इन्फॉर्मेटिव जो भी कंटेंट होगा हम वही डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो अभी फ़िलहाल में जो करंट टॉपिक है गुजरात इलेक्शन, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, गुजरात इलेक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा गुजरात इलेक्शन, क्योंकि जो एग्जाम्स में होते हैं वो हमेशा करंट अफेयर्स में ही उठाते हैं। गुजरात इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें गुजरात में कितने राज्यसभा, कितने लोकसभा, क्या कौन कहाँ से कौन कौन सी पार्टी हैं, क्या है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो गुजरात इलेक्शन के ऊपर होगा। ओके, थैंक यू।